स्टूडेंट्स, क्लास 10th यूपी बोर्ड क्लासेस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट आज से। फर्स्ट पार्ट लेके आया हूँ आज उसके साथ। और फर्स्ट पार्ट में चैप्टर जो है आपका अम्ल, क्षार और लवण। हालांकि इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है अम्ल की विशेषताएं, उसके बाद क्षार पढ़ना है, क्षार की विशेषताएं, उसके बाद लवण पढ़ने हैं। बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा वाइडर लेंगे इसको हम लोग। तो उसके बाद सूचक भी हैं, दैनिक जीवन में अम्ल क्षार के क्या उपयोग होते हैं वो, और उसके साथ पीएच पैमाना। इतना टॉपिक पढ़ना हमें इस चैप्टर में। लवण भी कुछ है होंगे सिलेबस में, वो भी कंप्लीट करेंगे, सोडियम कार्बोनेट, पीओपी, ये सब। तो आज हमें कुछ ज़्यादा इंक्लूड नहीं करना, अम्ल पढ़ना है, अम्ल की विशेषताएं पढ़नी है, और क्षार पढ़ना है, क्षार की विशेषताएं, उनके भौतिक रासायनिक गुण। अम्ल क्षार कंप्लीट करेंगे आज हम बस। तो अम्ल क्षार बताने से पहले एनसीईआरटी तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम अम्ल को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं। देखिए, अम्ल होते क्या हैं? अम्ल क्या होते हैं? देखिए, आप लोग 10th स्टैंडर्ड में आए हो तो अम्ल की एक बहुत सरल सी परिभाषा है, वे सभी पदार्थ, नोट डाउन करते रहिएगा इसे, वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। बस ये एक जेन्युइन परिभाषा है जो चलती चली आ रही है। मतलब वे सभी पदार्थ जो हमें खाएं और खाने में अगर हमें खट्टे महसूस होते हैं तो वो अम्ल कहलाएंगे। ठीक, इसका मतलब दही में भी कोई ना कोई अम्ल है, नींबू में भी कोई ना कोई अम्ल होता है, ठीक है, और आपका टमाटर में भी कोई ना कोई अम्ल है, संतरे में भी कोई ना कोई अम्ल है, इमली में भी कोई ना कोई अम्ल होता है। तो जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उनमें कोई ना कोई अम्ल ज़रूर होता है, ठीक है ना। तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो अम्ल होगा। हालांकि मैं अभी आपको एक सूची दूंगा, उस सूची में बता दूंगा कि किस में कौन सा अम्ल होता है, ठीक है ना। जैसे कि एक छोटी सी सूची बता दूं, उसमें मैं बताते जा रहा हूँ आपको। जैसे नींबू है, ठीक है ना, नींबू में कौन सा अम्ल होगा, इस तरह से एक सूची बना के दूंगा मैं। सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, ठीक है ना। एक एक करके नोट करते रहिएगा। तो ये सारे चीज़ें, मतलब खट्टी चीज़ें अम्ल तो होगा, अम्ल कई टाइप के होंगे, तो अम्ल कोई से भी हो सकते हैं। क्षार की बात करेंगे हम लोग, दोनों के बारे में थोड़ा सा ओरली पढ़ लें, फिर चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। क्षार की बात की जाए तो क्षार वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कड़वे हों वे क्षार कहलाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एनसीईआरटी में मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में अम्ल और क्षार जो है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही के साथ है। मतलब अम्ल है और क्षार, दोनों की विशेषताएं, भौतिक रासायनिक गुण एक साथ चलेंगे। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उसी को कंटिन्यू करने की। क्षार वो होंगे जो स्वाद में क्या होंगे, आपके कड़वे होंगे। अब आती है बात अम्ल में, आ जाते हैं अब अम्ल की पूरी डिस्कस करने के बाद ही क्षार पे आएंगे हम लोग। अम्ल क्या है? देखो, जिसकी परिभाषा हमने पढ़ी, अम्ल वो पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब आपने देखा होगा अम्ल तो कई टाइप के हैं फिर। हाँ, अम्ल तो वो भी है जो नींबू में हम लोग खा रहे हैं, उसमें भी अम्ल है। और क्या बैटरी में एसिड नहीं पड़ता? हम लोग के क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं ना हम लोग। तो बैटरी में भी जो पड़ता है वो भी एसिड है। अब यहाँ पे बात सोचने वाली है कि जब आपका अम्ल स्वाद में खट्टे हों वो अम्ल कहलाएंगे। बैटरी वाला एसिड हम चख नहीं सकते, अब उसे हम कैसे पता लगाएं कि वो अम्ल है या क्षार है? सपोज़ आपको दे दिया, आपसे कहा बताइए अम्ल है या क्षार है, तो कैसे पता करेंगे आप? क्योंकि उसे तो चख भी नहीं सकते, और उसे क्या, बहुत सारे ऐसे अम्ल हैं जिन्हें हम लोग चख नहीं सकते, ठीक है। तो जब बहुत सारे ऐसे अम्ल हैं जिन्हें हम लोग चख नहीं सकते, तो फिर उनका क्या उपाय है, उन्हें हम कैसे पता करें? इसके लिए पीएच पैमाने आए, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम लोग अम्ल की बात कर लें अगर, तो केवल अम्ल ही चल रहा है। तो अम्ल हो गया वे पदार्थ जो हमें क्या हो, खट्टे स्वाद में लगे, वो तो अम्ल कहलाएंगे। अब एक परिभाषा और होती है अम्ल की, वो उसके बाद फिर अम्ल की विशेषताएं पे चलेंगे।
अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या दें, H+ आयन देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। ये रासायनिक परिभाषा है जो काम देगी। अब मतलब कुछ अम्ल ऐसे भी थे जो चख नहीं सकते, तो हम उन्हें जलीय विलयन में देख सकते हैं, बताएंगे इस चीज़ को भी, ठीक है ना। तो जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं वो आपके अम्ल कहलाते हैं। कैसे? देखिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको इसका, ठीक है। ये रहा, जैसे आपका HCl को अगर आप जलीय विलयन में घोलेंगे तो क्या मिलेगा, H+, या विद्युत अपघटन करें Cl-, मिला ना H+, तो ये अम्ल होगा। मतलब जो जलीय विलयन में H आयन दे वे सभी अम्ल, कोई भी हो, ठीक है। अब अम्ल की विशेषताएं क्या होती हैं? अम्ल की देखिए विशेषताएं नोट करते जाइए। पहली विशेषता तो वही है जो परिभाषा है कि स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी विशेषता क्या है अम्ल की? अम्ल की दूसरी विशेषता है कि अम्ल विद्युत धारा प्रवाहित होती है अम्लों में, अगर, ठीक है ना, अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, दूसरी विशेषता। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या, कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या होता है लिटमस पेपर? हालांकि लिटमस पेपर या लिटमस विलयन एक सूचक है, जैसे कि ये आपका एक लिटमस पेपर है, नॉर्मल टिश्यू पेपर जैसा होता है ये, ठीक है ना। जैसे कि ये आपका एक नीला लिटमस पेपर है, ठीक है, ये नीला एक लिटमस पेपर है। अगर इसको आप अम्ल में डुबोएंगे तो ये लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे बिना चिखे कि आपको जो विलयन दिया गया है वो अम्ल है या क्षार। तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल। ये तो हो गई अम्ल की विशेषताएं। क्षार की विशेषताएं क्या होती है? जब क्षार की भी ऐसी एक परिभाषा है, तो क्षार की परिभाषा में हम लोग बता दें आपको मैं, क्षार वे पदार्थ हैं जो OH आयन देते हैं OH आयन। कैसे, इसको भी बता दे रहा हूँ आपको, जैसे NaOH, इसे जब हम लोग विघटित करेंगे तो क्या मिलेगा, Na- और OH ऋणायन, ऐसे ही तो मिलेगा। तो मिला ना OH ऋणायन। ऐसे कई हैं जिनसे OH ऋणायन मिलेंगे, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, क्षार। जैसे NH4OH, KOH, लास्ट में मिलेगा ना OH, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है क्षार की? क्षार की विशेषताएं होती हैं, क्षार ये भी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये उल्टा करते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है ना। और स्वाद में तो कड़वे होते ही हैं, ठीक है। तो अम्ल हो गया, ये क्षार हो गई, और इनके रासायनिक गुण भी किताब से पढ़ ले। अब पढ़ लेते हैं हम लोग, अब बुक पढ़ने में अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी इसकी जो है सामान्य जानकारी हुई। देखिए अब जल्दी से पढ़ते जाते हैं, जहाँ समझाना होगा मैं समझा दूंगा मैं आपको। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान अम्ल और क्षार के कारण होता है। मतलब हालांकि अब तो नहीं रहा ना, क्लास 9th में अम्ल और क्षार क्लास 7th में पहुंच गया है, फिर भी कभी ना कभी पढ़ा होगा, उस हिसाब से बुक में दे रहे हैं आपका। यदि आपके परिवार में कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित हो जाता है, मतलब एसिड बन जाती है पेट में, ठीक है ना, तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू का पानी, सिरका, बेकिंग पाउडर या विलयन? उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? बहुत आगे की बात है अभी जो इसमें डिस्कस की जा रही। अम्ल व क्षार एक दूसरे के प्रभाव को कैसे समाप्त करते हैं, ये भी अभी मैं रासायनिक गुण में बताऊंगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच करनी होगी। मैं बताया था कई ऐसे अम्ल ऐसे होंगे जिन्हें हम चख नहीं सकते, फिर उन्हें कैसे पहचानेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि इस अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं, अभी मैंने बताया था आपको कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर दें, जबकि क्षार का स्वाद कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। सब बता चुका हूँ। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, इसी प्रकार से हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग एक क्षार की प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे को लाल भूरा रंग हो जाता है,
लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल में धोने के पश्चात वो फिर से पीला रंग हो जाता है। ये सभी हम लोग पढ़ेंगे सूचक में, ठीक है, इसे अभी नहीं ज़्यादा वो करते हैं। अम्ल और क्षार की जांच के लिए जिनका उपयोग किया जाता है वो सूचक कहलाते हैं। और आपके कोर्स में 3 सूचक है, मैं नोट करा दे रहा हूँ। लिटमस पेपर, दूसरा फिनोप्थेलिन और तीसरा मेथिल ऑरेंज। ये देखो नाम भी लिखे हुए हैं इनके। ये तीनों सूचक हैं आपके कोर्स में, फिनोप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज और एक ये लिटमस पेपर। ये 3 सूचक हैं। इस अध्ययन में हम अम्ल और क्षार की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। ये एक दूसरे के गुण को कैसे समाप्त करते हैं, मतलब ये सब, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इन्होंने अम्ल के बारे में इतनी ज़्यादा, इसीलिए बच्चों को एनसीईआरटी थोड़ी सी टफ लगती है। मैंने जितना आपको अम्ल के बारे में बताया उसका 10% भी आपके एनसीईआरटी में नहीं था। सीधे अब अम्ल के रासायनिक गुण आ गए, ठीक है ना, अम्ल के रासायनिक गुण आ गए आपके। तो यही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि अम्ल के बारे में एकदम एनसीईआरटी से पूरा आपको नहीं समझ में आता, इसलिए थोड़ा सा विस्तृत उसके बारे में जानकारी लेनी होती है। देखिए वे अम्ल विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं कि नहीं करते, नीले लिटमस पेपर को एकदम से सारी जानकारी है उसमें दे दी, ठीक है। अब अम्ल के भौतिक एवं रासायनिक गुण आगे क्रिया दी होंगी उसमें देखेंगे हम लोग। भौतिक गुण तो ये दिए हुए हैं, देखो इन्होंने दे दिया, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया, केवल सूचक मैं बता ही चुका हूँ। सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल और क्षार को पहचानने में उपयोग में लाए जाते हैं, सूचक कहलाते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब आपका है अम्ल और क्षार धातु आपस में कैसे क्रिया करते हैं। मैं बता दूं आपको, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अम्ल एवं क्षार धातु के साथ कैसे क्रिया करते हैं। अम्ल और प्लस धातु ले लें, कोई अम्ल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया एक अम्ल H2SO4, ये अम्ल ले लिया, प्लस एक धातु ले ली, मान लो जिंक। जब भी अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा क्या, लवण। अभी बढ़ाएंगे लवण क्या होता है, लवण बन जाएगा ये। और निकली क्या, बच क्या गई, H2 यानी हाइड्रोजन गैस। क्या समझ में आ रहा है, यानी अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराने पर एक तो लवण बनेगा और क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। देखिए ये नीचे लिखा होगा, पढ़ते हैं, देखो नीचे लिखा हुआ है। इन्होंने भी वही एग्जांपल लिया है जो मैंने लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया और उसमें क्या कर दिए, ये देखो ये छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए जिंक के, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या देखा यहाँ पे, एक गैस निकली हाइड्रोजन। देखे वही बात आई कि नहीं, हाइड्रोजन गैस निकली। इसका मतलब इन्होंने एक प्रयोग से ये बात को जो है साबित किया कि ये एक अम्ल की जब धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, अम्ल की बहुत सारी है। अभी क्षार के साथ क्रिया है, फिर कार्बोनेट के साथ क्रिया है, यही तो रासायनिक गुण होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो अम्ल की पहली अभिक्रिया हो गई। दूसरी किसके साथ बोल रहा है, ये देखिए मैंने जो समीकरण लिखा वो लिखा भी हुआ है। अम्ल की, बैक पेज पे आते हैं, ये रही, अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराने पे क्या क्या मिल रहा है, लवण और क्या, हाइड्रोजन गैस। ये रहा, ठीक है, लवण मिल गया और हाइड्रोजन गैस मिल गई, ठीक। उसके बाद आते हैं नीचे, अम्ल की धातु और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया क्या होती है। देखिए ये लिखा हुआ है, एग्जांपल यहीं से समझा दे रहा हूँ। अम्ल, अब की बार इन्होंने अम्ल लिया है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, ये अम्ल लिया है, ठीक है, और कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होते हैं आपके, कार्बोनेट होते हैं सोडियम कार्बोनेट, जैसे कार्बोनेट है जिसमें ये समूह लगा हो वो कार्बोनेट होते हैं, ठीक है ना। तो CO3 लगा हुआ है, कार्बोनेट है ये। तो क्या बन रहा है, देखो NaCl, ये तो एक लवण है, ये बना जल H2O और क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी हम कह सकते हैं जबकि अम्ल की कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये 3 चीज़ बनेगी। यही लिखा होगा यहाँ कहीं, इसमें नहीं तो पीछे वाले नेक्स्ट पेज पे होगा।
यहाँ देखिए ये धातु कार्बोनेट या कार्बोनेट की अम्ल के साथ ये देखो क्रिया कराई इन्होंने, और क्या बना, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब इसकी सबसे अच्छी विशेषता है ये है एक सामान्य अभिक्रिया ये वाली। यहाँ आप कोई सा भी धातु कार्बोनेट ले सकते हैं, कोई सा भी अम्ल ले सकते हैं, बनेगा वही जो इस पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जल जरूर बनेगा, हाँ लवण बदल जाएगा पर होगा लवण ही, पर वो बदल जाएगा, कोई दूसरा लवण होगा पर होगा लवण, ठीक है। तो ये अम्ल और क्षार परस्पर कैसे क्रिया करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कैसे करते हैं और इसका दैनिक जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है। देखो मैं इसे समझा दे रहा हूँ आपको। उसके बाद ये चीज़ लिख लीजिएगा, अम्ल की प्लस क्षार की आपस में क्रिया करा दें तो बनता है लवण और जल। और इस क्रिया को विशेष रूप से एक और नाम दिया जाता है, इस क्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत पूछा जाता है 10th बोर्ड में, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, कि जब किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अम्ल जो है वो क्या करता है, क्षार जो है वो क्या करता है, अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, मतलब समाप्त कर देता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके कई एग्जाम्पल बता दिए, देखो लिखा भी हुआ है नीचे यहाँ पे ये, ठीक है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके एग्जाम्पल बता दूं। अब मैं वहाँ पहुँचता हूँ जो पहले वाले पेज में इन्होंने समझाने की कोशिश कर रहे थे, कि अगर आपके घर में कोई हो और जिसने ज़्यादा खाना खा लिया हो या ऐसा खाना खा लिया हो जो पच ना रहा हो, तो आप इसके लिए क्या उपचार करेंगे। आप देखिए, अगर ऐसा कोई पर्सन है आपके घर में जिसने ज़्यादा खाना खा लिया या और किसी कारण से उसकी पेट में अम्ल बन गया, यानी जो पेट में जो अम्ल बनता है वो कौन सा होता है आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, ये अम्ल बन गया। अब उसको उस समय जलन होती है पेट में। अब आपने इस अभिक्रिया में क्या पढ़ा है कि अगर अम्ल के प्रभाव को समाप्त करना है तो किसकी अभिक्रिया करा दें, क्षार की। तो अब हम अगर उसको बेकिंग पाउडर, जिसको बोलते हैं हम लोग खाने वाला सोडा, ठीक है ना, बेकिंग पाउडर खिला दें, एक मिनट फिर से लिख दे रहा हूँ अभिक्रिया, ये हो गया आपका अम्ल HCl, और उसको बेकिंग पाउडर का होता है फॉर्मूला NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो आपका क्या क्या बन जाएगा, लवण और जल। तो H2O तो ये निकल जाएगा आपका, H और O, H2O निकल जाएगा, NaCl बन जाएगा, ठीक है। तो लवण और जल बन जाएगा और उसको आराम मिल जाएगा। ऐसे कई उदाहरण हैं, मैं भी आगे और बताऊंगा इसको। उदासीनीकरण अभिक्रिया को बहुत विस्तृत पढ़ना होता है हमें। उदासीनीकरण अभिक्रिया के क्या एक और एग्जाम्पल है, जैसे मधुमक्खी काट ले आपको, तो मधुमक्खी जब काट लेती है तो उस जगह में जलन होती है। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी के डंक में भी अम्ल होता है, ठीक है ना, फॉर्मिक अम्ल होता है। जब वो काटती है तो आपके शरीर में वो अम्ल छोड़ देती है, जिससे आपको जलन होती है। उस समय भी आप यही उपचार कर सकते हैं। क्या करें, किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करा दें, यानी क्षार को रगड़ दें उस जगह। यानी क्षार कई चीज़ होते हैं, जैसे आपका कपड़े धोने वाले साबुन, उसमें भी क्षार की मात्रा होती है। अगर उस जगह उसको रब कर दें तो वो भी जो है आपको आराम देगा। और भी कोई क्षार उपयोग में ला सकते हो आप, ठीक है। एक तो ये भी एक उदाहरण हो गया, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं। चींटी काट ले, उसमें भी यही प्रोसेस रहती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया ही हम लोग उपयोग में लाते। एक और अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, दैनिक जीवन में पीएच के उपयोग, तब हम और एक बार पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। कि हमारे दांत में क्या होता है, जब हम लोग शक्कर वगैरह या कोई मीठा चीज़ खाते हैं तो क्या होता है हमारे दांत में, अगर हम जैसे कोई मीठी चीज़ खा के और सो जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे दांत में जो वो होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, वो क्या कर देते हैं, उस शर्करा को अल्कोहल में बदल देते हैं, एसिड में बदल देते हैं। एसिड मतलब अम्ल में बदल देते हैं। वो अम्ल क्या करता है, हमारे दांतों को ख़राब करने लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं दांत खराब हो जाना, ये सब। इसीलिए हम लोग सवेरे जब ब्रश करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो टूथपेस्ट करते हैं हम लोग, उसमें किसकी मात्रा होती है, क्षार की। तो वो क्षार क्या करता है, आपके जो मुंह में बने अम्ल की मात्रा को रोज़ नष्ट करता रहता है, जिससे आपके दांत का क्षय ना हो। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये सब उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप हो पाता है, ठीक है। आगे और क्या है देखते हैं।
अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, लवण और जल बनेगा। इसके तो कई उदाहरण देख लेंगे। अब अम्लों और क्षारों में क्या समानताएं? देखिए अम्ल और क्षार में क्या समानताएं? देखिए दोनों ही विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। और सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं धातु के साथ अभिक्रिया करने पर। तो बहुत सारी ऐसी समानताएं हैं जो अम्ल में भी होती है और क्षार में भी होती है, ठीक है। इस पेज में कुछ खास ऐसा नहीं है। तो और भी कई इसमें ये जो क्वेश्चन है इन्हें भी लास्ट में कराएंगे कि तांबे के बर्तन वगैरह को में दही व खट्टे पदार्थ को, सीधी सी बात है, यही वाला उदाहरण है। खट्टे में जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है? अम्ल होता है, ठीक है। और जब उन्हें हम लोग धातु के बर्तन में रखेंगे तो अम्ल जो है वो धातु के साथ क्रिया करके, अभी पढ़ा है हम लोगों ने, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होती। इसलिए जो है हम लोग खट्टे पदार्थों को तांबे या पीतल के बर्तनों में नहीं रखते। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जो आपके अम्ल और क्षार पे आधारित होंगे। अब ये हम लोग पढ़ेंगे जब चैप्टर ख़त्म कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो अम्ल हो गया आपका, अम्ल के रासायनिक गुण भी बता दिए, भौतिक गुण भी बता दिए अम्ल और क्षार दोनों के। और एक चीज़ और रह गई है, वो हम सोचें अगले वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। एनसीईआरटी में नहीं है हालांकि वो, पर वो आपको जानना ज़रूरी है, अगले वीडियो में इंक्लूड ज़रूर करूँगा। वो होगा आपका अम्ल के प्रकार, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। और क्षार के भी दो प्रकार होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, ठीक है। वो जानना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर हम लोग इसमें आगे अभिसूचक है और लवण है, ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो अभी आज के लिए केवल इतना ही।